Hello, I am Shahnawaz and today we will continue force and laws of motion with Newton's second law of motion. इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डिस्कस किया था जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। और इनर्शिया क्या होता है हमने बहुत अच्छी तरह से उसको समझा था, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हमने कंसिडर किए थे। चलिए देखते हैं, इनर्शिया को रिपीट करते हैं फिर से। इनर्शिया बेसिकली एक तरह का सेल्फ रेजिस्टेंस होता है किसी पर्टिकुलर बॉडी में। इट मीन्स कि ये किसी बॉडी की टेंडेंसी होती है अपनी स्टेट में जमे रहने की, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। इट मीन्स कि अगर आप उसमें उसकी कंडीशन को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप उसकी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो वो हमेशा अपने कंडीशन का या स्टेट के चेंज होने का अपोज करती है। तो ये जो अपोजिशन होता है बॉडी की तरफ से अपनी स्टेट में चेंज होने का, यही कहलाता है इनर्शिया। इनर्शिया इज बेसिकली व्हाट देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। If it is at rest, tends to remain at rest. If it is moving, it tends to keep moving. This property of an object is called inertia. So, inertia क्या मास से कोई रिलेशन रखता है? किसी पर्टिकुलर बॉडी का कोई मास है, उस मास से भी क्या इनर्शिया का कोई रिलेशन है? हम मास के बारे में जानते हैं। मास बेसिकली व्हाट इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट, क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल। किसी पर्टिकुलर बॉडी का मटेरियल अगर ज़्यादा है तो हम कहेंगे उसका मास ज़्यादा है। किसी पर्टिकुलर बॉडी का अगर मटेरियल कम है तो हम कहेंगे उसका मास कम है। ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर बॉडी का साइज़ अगर ज़्यादा है, शेप बड़ा है, तो डेफिनेटली मे बी पॉसिबल कि उसकी मटेरियल की क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है, तो हम कहेंगे उसका मास ज़्यादा है। कोई बॉडी अगर शेप में छोटी है तो मे बी पॉसिबल कि उसका मटेरियल जो है वो कम होगा, तो हम कहेंगे उसका मास कम है। तो चलिए इसे समझते हैं। कुछ एग्जांपल्स, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपके सामने अभी आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए दो बकेट है, एक बकेट ब्लैंक है पूरी तरह से और दूसरी बकेट में सैंड फिल है। यहाँ पर ये दोनों बकेट है, ये दोनों की दोनों रेस्ट में हैं। हमने कहा कि इनकी स्टेट को चेंज कीजिए। इट मीन्स कि आप इसे रेस्ट से मोशन में लाइए। क्या करेंगे, आप एक फोर्स अप्लाई करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपको दो अलग अलग फोर्स अप्लाई करने पड़ेंगे दोनों की दोनों बकेट के लिए। क्यों? क्योंकि दोनों बकेट का भले ही स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन एक बकेट इस ब्लैंक है और दूसरी जो है इस सैंड से फिल है, तो यहाँ पर दोनों बकेट का मास अलग अलग हो रहा है। आपको जो बकेट सैंड फिल है उसको मोशन में लाने के लिए थोड़ा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा रेदर देन जो ब्लैंक बकेट है उसके कंपैरिजन में। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो बॉयज़ हैं, दोनों की दोनों एक स्टोन को खींच रहे हैं। एक स्टोन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वेटी है, साइज़ में भी बड़ा है, ऑब्वियसली इसका मास बहुत ज़्यादा है। दूसरा स्टोन छोटा है, ऑब्वियसली इसका मास बहुत कम होगा। दोनों की दोनों जो बॉयज़ हैं वो इस स्टोन को खींच रहे हैं। डेफिनेटली जो बॉय इस पर्टिकुलर बड़े स्टोन को खींच रहा है उसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू द बॉय पुलिंग दिस पर्टिकुलर स्मॉल स्टोन। अगेन यहाँ पर देखिए दो ट्रॉलीज़ हैं, दोनों ट्रॉलीज़ पे कुछ वेट रखा हुआ है। ट्रॉली फिगर नंबर ए में एक ट्रॉली पर 24 + 10 34 किलोग्राम का वेट रखा हुआ है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर जो दूसरी ट्रॉली है यहाँ पर 10 + 2 12 किलोग्राम का वेट रखा हुआ है। अब अगर हम इसे पुश या पुल करने की बात कहें तो डेफिनेटली 34 किलोग्राम वाली जो ट्रॉली है इसको पुश या पुल करने में ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू दिस 12 किलोग्राम ट्रॉली। देखिए यहाँ पर एक पर्सन के द्वारा एक नाकामयाब कोशिश की जा रही है इस एलिफेंट को हिलाने की, और ये पूरी कोशिश कर रहा है इसको हिलाने की, जबकि देखिए ये पूरी तरह से असफल हो जाएगा इसके अंदर। और देखिए ये एलिफेंट हंस भी रहा है, इसको पता है कि ये पूरी तरह से नाकामयाब कोशिश है। तो यहाँ पर एक्चुअली जब हम किसी पर्टिकुलर बॉडी के मोशन में या किसी बॉडी के स्टेट में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर उस बॉडी का जो मास होता है वो मास काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा मास होगा उस बॉडी की स्टेट को चेंज करना भी उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस पर्टिकुलर सैंडफील्ड बकेट से ले लीजिए, इस बड़े वाले स्टोन से ले लीजिए आप, या फिर हायर वेट के इस ट्रॉली से ले लीजिए, या फिर इस एलिफेंट से ही ले लीजिए। किसी पर्टिकुलर बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेट को चेंज करना भी उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी शो कर रही है, इट मीन्स कि उस बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, उस बॉडी का जो सेल्फ रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो रहा है अपनी कंडीशन को चेंज करने का। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उस बॉडी का इनर्शिया बढ़ रहा है।
मास के बढ़ने से किसी पर्टिकुलर बॉडी का इनर्शिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कोई बॉडी अपनी स्टेट में चेंज का ज़्यादा अपोज करेगी, जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा वो अपनी कंडीशन में चेंज का उतना ज़्यादा अपोज करेगी। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे बॉडी का मास इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि उसका इनर्शिया भी इंक्रीज हो रहा है। So now we can say mass is that quantity which depends solely upon inertia. Heavier or more massive objects offer large inertia, हमने पढ़ा अभी। Quantitatively inertia of an object is measured by its mass. So हम कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर बॉडी का जो इनर्शिया है उसके मास से मेज़र किया जा सकता है। कोई बॉडी कितना ज़्यादा इनर्शिया ऑफर करेगी ये उसके मास से पता लगाया जा सकता है। अगर उसका मास ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा इनर्शिया ऑफर करेगी। थस मैं relate inertia and mass as follows. Inertia is a natural tendency of an object to resist the change in the state, clear, and the mass of the object is a measure of its inertia, clear. सो इनर्शिया क्या हो गया, किसी बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी हो गया अपनी स्टेट को चेंज करने का। स्टेट को चेंज करने का इट मीन्स रेस्ट से मोशन में आने का, मोशन से रेस्ट में आने का, या फिर मोशन से ही अपनी डायरेक्शन को चेंज करने का। जबकि मास जो हो गया, मास किसी पर्टिकुलर बॉडी के इनर्शिया को मेज़र करने का एक पैरामीटर हो गया। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ए मेज़र ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल में भी देख सकते हैं, यहाँ पर दो व्हीकल नज़र आ रहे हैं, एक कार है छोटी और दूसरा बड़ा सा ट्रक है। इस ट्रक का ऑब्वियसली सी बात है मास ज़्यादा है तो इस ट्रक को अपने मोशन को कंट्रोल करने में ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। इट मीन्स कि जब ये रेस्ट से मोशन में आता है तब इसको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, जब ये मोशन से रेस्ट में आता है तब भी इसे ज़्यादा ब्रेक लगाने पड़ते हैं, जब इसे टर्न होना होता है रोड पर तब भी इसे ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। रेदर देन ये छोटा व्हीकल जो कार है ये एज़ कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर ट्रक बहुत आसानी से रेस्ट से मोशन में आ जाता है, मोशन से रेस्ट में आ जाता है और इजीली टर्न भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे मास बढ़ता जा रहा है इनर्शिया किसी पर्टिकुलर बॉडी का इंक्रीज़ होता जा रहा है। और यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं एक और नाकामयाब कोशिश इस एलिफेंट को हिलाने की। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ। तो देखिए क्या होता है एक्चुअल में, जब फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी की स्टेट में आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और उस फोर्स को हमने कहा था अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स इट मीन्स कि इफ़ यू वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, इट मीन्स कि आप उसे रेस्ट से मोशन में लाना चाहते हैं या मोशन से रेस्ट में लाना चाहते हैं, या फिर आप उसकी मोशन में डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर या उस बॉडी पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, उस बॉडी का मोशन चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पर मोशन जब चेंज होगा तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी है, उस बॉडी को अगर आप रेस्ट से मोशन में ला रहे हैं, रेस्ट से मोशन में ला रहे हैं, इट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी को आप जीरो से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में ला रहे हैं। ठीक है, अगर वो बॉडी मोशन में ही है, मोशन से अगर आप उसको रेस्ट में ला रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, वेलोसिटी आप उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रही है, आपने उसकी डायरेक्शन को चेंज किया हुआ है, तो इट मीन्स कि आपने उसकी वेलोसिटी को चेंज किया। तो कुल मिलाकर आप अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर किसी बॉडी पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करके उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। और वेलोसिटी को चेंज करना क्या कहलाता है, एसेलरेशन। एसेलरेशन हमने पढ़ा है, चेंज इन द वेलोसिटी इज़ व्हाट, एसेलरेशन। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आप अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करके किसी बॉडी को एसेलरेट कर रहे हैं। अगर आप किसी बॉडी के मोशन में चेंजेस कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप उस बॉडी को एसेलरेट कर रहे हैं। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन indicates that when an unbalanced external force acts on an object, its velocity changes, that is the object gets accelerated या ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सेलरेशन। क्लियर। तो अगर आप किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्यों एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि उसका मोशन चेंज हो रहा है। So we would now like to study how the acceleration of an object depends on the force applied to it and how we measure a force। अब अगर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करने से किसी बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है, किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसका मोशन चेंज हो रहा है, तो हमें बेसिकली उस फोर्स के बारे में तो पता करना पड़ेगा कि वो फोर्स कितना होना चाहिए और उस एक्सेलरेशन का उस फोर्स से क्या रिलेशन है। तो एक्चुअल में न्यूटन सेकंड लॉ कहीं ना कहीं फोर्स और एक्सेलरेशन के रिलेशन को ही शो करता है। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स से।
ड्यूरिंग द गेम ऑफ द टेबल टेनिस इफ द बॉल हिट्स अ प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम. ऑन द अदर हैंड व्हेन फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्पेक्टेटर इट मे हर्ट हिम. क्लियर? क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो टेबल टेनिस का बॉल था उसका मास कम था, लेकिन जो क्रिकेट का बॉल था उसका मास ज़्यादा था. और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, क्रिकेट की जो बॉल थी उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा थी और टेबल टेनिस की बॉल की वेलोसिटी भी रिस्पेक्टिवली कम थी. तो ये बेसिकली दो रीज़न रहे कि यहाँ पर फोर्स कम या ज़्यादा हुआ. इसीलिए टेबल टेनिस की बॉल ने इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया. इट मीन्स कि इतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं हुआ हैंड पर, जबकि जो क्रिकेट वाली बॉल है उसने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया और वो हर्ट कर सकता है. अगेन देखते हैं, अगर मैं एक छोटी सी बुलेट की बात करें, हम लोग एक छोटी सी बुलेट जो गन से निकलती है, तो अगर सिंपल बुलेट को हम किसी को फेंक कर मारते हैं तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि उसको आपने इतनी वेलोसिटी नहीं दी, उसको इतना एक्सेलरेशन नहीं दे पाया. जबकि वही बुलेट अगर किसी गन से निकलती है तो ऑब्वियसली उसमें एक सफिशिएंट एक्सेलरेशन होता है और वो छोटी सी बुलेट सेम मास जो पहले यूज़ हो रहा था उतना कम मास की बुलेट भी जो है वो बॉडी को पेनिट्रेट कर सकती है. क्लियर? सिमिलरली अगर मैं किसी बात करूँ किसी ट्रक की, वो ट्रक अगर किसी पर्टिकुलर पार्किंग में खड़ा हुआ है तो उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है ना, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला. वहीं पर अगर सेम ट्रक थोड़े से भी अगर मोशन में हुआ, अगर स्लो स्पीड से भी अगर जा रहा है और किसी से अगर टकरा जाए तो डेफिनेटली उससे काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है. तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर बॉडी के एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन फोर्स से बहुत ज़्यादा रिलेशन रखता है. और जो फोर्स है वो फोर्स बेसिकली डिपेंड करता है किसी बॉडी के मास पर और उसकी वेलोसिटी पर. सो द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी. द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी. क्लियर? तो जैसा भी हमने देखा टेबल टेनिस के केस में, टेबल टेनिस की बॉल का मास कम था, उसकी वेलोसिटी भी ऑब्वियसली कम थी, तो उसका इम्पैक्ट कम था, उसका जो इम्पैक्ट था वो कम था. जबकि क्रिकेट बॉल जो उसका मास भी ज़्यादा था, उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा थी, तो उसका इम्पैक्ट क्या था? ज़्यादा था. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो मास होगा और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ऑब्जेक्ट क्या इफेक्ट क्रिएट करेगा या क्या इम्पैक्ट प्रोड्यूस करेगा उसको बेसिकली डिफाइन करेगी. तो यहाँ पर हमें एक पैरामीटर की ज़रूरत होती है जो किसी बॉडी के मास और वेलोसिटी को डिफाइन करे. सो इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ टू बी एक्सेलरेटेड वी नो दैट ग्रेटर फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू गिव द ग्रेटर वेलोसिटी. अब हमें पता है, जैसा अभी हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से देखा, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ज़्यादा वेलोसिटी देना चाहते हो, है ना, उसको ज़्यादा एक्सेलरेट करना चाहते हो, तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. इन अदर वर्ड्स, सो यहाँ पर एक ऐसी मैं ऐसा कहूँगा एक ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है बॉडी की जो उसके मास और वेलोसिटी को शो करे, तो दिस इज़ कॉल्ड द मोमेंटम. वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यूटन एंड द मोमेंटम इज़ बेसिकली डिनोटेड बाय द स्मॉल p. और आप कह सकते हैं मोमेंटम इज़ व्हाट बेसिकली, तो मोमेंटम इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. अगर मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी, तो जस्ट मल्टीप्लाई द मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, देन यू विल गेट द मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी. क्लियर? सो लेट अस कंसिडर कि किसी पर्टिकुलर बॉडी का मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो उसका मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू वी होगा. अब यहाँ पर हमें पता है बेसिकली कि यहाँ पर वेलोसिटी एक बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो मोमेंटम होता है उस मोमेंटम भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसकी भी एक डायरेक्शन होती है, इसका एक मैग्नीट्यूड होता है. जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसी तरह से मोमेंटम का भी डायरेक्शन होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है. क्लियर? अब अगर हम यूनिट की बात करें तो देखिए, जैसे p इज़ इक्वल टू m इंटू वी. m इज़ मास, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. सो हम कह सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ द मोमेंटम क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. यहाँ से हम इजीली उसको लिख सकते हैं. तो देखिए, अभी हमने कहा कि बेसिकली अगर किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करने से उसकी वेलोसिटी में चेंजेस हो जाते हैं, उसकी वेलोसिटी में चेंजेस हो जाते हैं. हमने ऐसा नहीं कहा कि उसके मास में चेंजेस हो जाते हैं. तो देखिए, इस रिलेशन से आप देख सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है और उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट मीन्स कि v की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इट मीन्स कि उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है. तो अब यहाँ से एक नया कंक्लूजन हम और दे सकते हैं कि जो किसी पर्टिकुलर बॉडी पे जो अप्लाइड फोर्स है वो उस बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर सकता है.
क्लियर। किसी बॉडी पर अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उससे उस बॉडी का मोमेंटम चेंज हो सकता है। अब देखिए मोमेंटम चेंज हो रहा है बॉडी फोर्स अप्लाई होने से, तो यहाँ पर एक और टर्म आता है कि बेसिकली फोर्स किस तरह से कितनी देर तक अप्लाई हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर व्हीकल है, ठीक है, ये व्हीकल है, इस व्हीकल को एक पुश दिया जा रहा है हल्का सा, ये व्हीकल अभी खड़ा हुआ है सपोज़, इट मीन्स कि इसकी वेलोसिटी अभी क्या है, इसकी वेलोसिटी है 0। इसको आप मोशन में लाना चाहते हैं, इट मीन्स कि इसकी वेलोसिटी आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया। अब इस पर्टिकुलर व्हीकल का जो मोमेंटम क्या होगा, अभी इस केस में इस पर्टिकुलर व्हीकल का मास तो m है लेकिन वेलोसिटी 0 है, इसलिए इस केस में इसका मोमेंटम कितना हो गया, 0, m इंटू वी इक्वल टू 0, m इंटू 0 इक्वल टू 0। सो फाइनली अब यहाँ पर इसके मोमेंटम को चेंज करने के लिए आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। लेकिन दो तरह का फोर्स, आपने हल्का सा पुश किया और आप हट गए, हल्का सा आपने पुश किया, इट मीन्स कि इंस्टेंटेनियसली आपने फोर्स अप्लाई किया, एक पर्टिकुलर टाइम, स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपने फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होगा, इसका मोमेंटम चेंज होगा क्या, नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। क्लियर। पर अगर इस बॉडी का मोमेंटम आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम टी तक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन टी तक आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर इस पर्टिकुलर कार में मोशन होगा या इस पर्टिकुलर कार का मोमेंटम चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करना चाहते हैं तो मोमेंटम चेंज करने के लिए आप फोर्स अप्लाई कीजिए, लेकिन फोर्स को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो मोमेंटम जो होता है किसी पर्टिकुलर बॉडी का, या मैं ऐसा कहूँ कि किसी पर्टिकुलर बॉडी का चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो सब्जेक्टेड होता है टाइम के भी, कि कितनी देर तक उस पर फोर्स अप्लाई किया गया है। सो द फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द फोर्स नेसेसरी to change the momentum of an object depends on the time rate at which the momentum is changed। क्लियर। ये टाइम रेट पे डिपेंड करता है कि कितने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपका मोमेंटम चेंज हुआ है, ठीक है। सो द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जो बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ है, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट rate of change of momentum of an object, rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force। clear। rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। ये कंडीशन क्लियर है कि फोर्स हमेशा अप्लाई होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और फोर्स बेसिकली प्रोपोर्शनल होगा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, या मैं ऐसा कहूँ कि किसी पर्टिकुलर बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा या मोमेंटम में जो चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमेशा फोर्स के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम दे सकते हैं बहुत अच्छे से, कितना सिंपल है देखिए, कि अगर सपोज़ कोई पर्टिकुलर बॉडी है, उस बॉडी का मास m है और वो बॉडी मोशन कर रही है स्ट्रेट लाइन में विद द वेलोसिटी u, इट मीन्स कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है। देन आपने क्या किया, उस बॉडी को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया, वो बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है विद द एप्लीकेशन ऑफ f, फोर्स f। उस बॉडी पर आपने फोर्स f अप्लाई किया और फोर्स f आपने टाइम t सेकेंड तक अप्लाई किया, जिसकी वजह से उस बॉडी का मोशन चेंज होकर कितना हो गया, v हो गया। इट मीन्स कि उस बॉडी में क्या हुआ, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। क्लियर। तो एक बॉडी है जिसका मास m है, उस बॉडी का मास कितना है, m है, ठीक है। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी। जब आपने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया f और इस फोर्स को टाइम t तक अप्लाई किया, तो इससे इस बॉडी का मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो वही की वही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, अब v हो गई, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर सपोज़ इनिशियल लेवल पे इसका मोमेंटम p1 था और फाइनल पे p2 था, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अब इनिशियली इसकी वेलोसिटी u थी और अब बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो इट मीन्स कि यहाँ पर इसका मोमेंटम चेंज हुआ है। क्लियर। सो सपोज़ कि इनिशियल मोमेंटम जो है p1 इज इक्वल टू m इंटू यू, और जो फाइनल मोमेंटम है वो हो गया p2 इक्वल टू m इंटू वी। तो यहाँ से जो मोमेंटम में चेंज हुआ है, इट मीन्स कि पहले मोमेंटम mu था, अब mv हो गया। तो मोमेंटम में जो चेंज हुआ है, तो मोमेंटम में चेंज कितना होगा, p2 माइनस p1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आप वैल्यू पुटअप कीजिए, फाइनली आपको एक ये फार्मूला मिलेगा यहाँ से, ठीक है, चेंज इन द मोमेंटम। और हमें पता है बेसिकली चेंज इन द मोमेंटम जो है यहाँ पर m इंटू वी माइनस यू, इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
कि बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पर मोमेंटम तो चेंज हो रहा है लेकिन उसका रेट कैलकुलेट कर रहे हैं आप, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसको देख रहे हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखने के लिए क्या होता है, हमेशा हम टी से डिवाइड करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, इट मीन्स कि द चेंज इन द मोमेंटम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। अगर मैं टी की वैल्यू को 1 कर दूँ तो ये कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन द मोमेंटम। तो सेम थिंग कि बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या शो कर रहा है, चेंज इन द मोमेंटम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है। ठीक है, सो यहाँ से हमने शो किया m इंटू वी माइनस यू बाई टी। तो हमारा जो चेंज इन द मोमेंटम था इसको हमने सिंपली टी से डिवाइड किया, तो अब हमें क्या शो कर रहा है, वो रेट चेंज शो कर रहा है। ठीक है, अब हमें पता है बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ से कि बेसिकली जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। यहाँ से हम देख सकते हैं इट इज़ बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू एम इंटू वी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं फोर्स पुट अप कर सकता हूँ, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू एम इंटू वी माइनस यू बाय टी। क्लियर, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाएगा, दैट इज़ ए के, इट इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्लियर, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको देखें, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें इस पर्टिकुलर इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन में जो ये वाला टर्म है, दिस टर्म v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू क्या शो कर रहा है, चेंज इन द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो v माइनस यू क्या हो गया, चेंज इन द वेलोसिटी, और डिवाइडेड बाई टी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, हमें पता है इट इज़ अ एक्सेलरेशन। सो हम पुट अप कर सकते हैं एफ इज़ इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन आ गया, एफ इज़ इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए, जहाँ पर के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो अगर हम ऐसी कुछ क्वांटिटी रखें जिससे इसकी वैल्यू 1 हो जाए, ठीक, so the unit of force is so chosen that the value of the constant k becomes 1. For this, 1 unit of force is defined as the amount that produces acceleration of 1 meter per square second and the object in an object of the 1 किलोग्राम मास। ठीक है, सो अगर फोर्स की वैल्यू 1 करनी है हम, या एफ सपोज के की वैल्यू 1 करनी है, तो ये तभी हो सकता है जब हम इसको किसी पर्टिकुलर ऐसे फोर्स की बात करें, ऐसे फोर्स की बात करें जो किसी पर्टिकुलर 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट में, 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का। देखिए अगेन आई एम रिपीटिंग, कितना आसान है। अगर मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली एफ के की, कि अगर मैं बोल रहा हूँ के की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो के की वैल्यू 1 कब होगी, सपोज के की वैल्यू कब हो सकती है, 1। ठीक है, के की वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब एफ़ की वैल्यू इतनी हो, एफ़ की वैल्यू क्या हो, इतनी हो जो एम और ए को भी 1 कर दे, या एम और ए की इस तरह की मैं यूनिट कंसिडर करूँ, तो यूनिट ऑफ फोर्स इतनी हो मेरे पास जब के की वैल्यू एम की वैल्यू 1 किलोग्राम हो और ए की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। तो उस केस में क्या होगा, एफ इज़ इक्वल टू कितना होगा, के। क्लियर, सो ये के की वैल्यू को मैं सपोज 1 यूनिट ऑफ फोर्स अगर कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, तो इस केस में के इक्वल टू हो जाएगा 1। सो फाइनली हम लिख सकते हैं एफ इज़ इक्वल टू एम इंटू ए, एफ इज़ इक्वल टू एम इंटू ए। और आपको ये फार्मूला हमेशा के लिए याद रखना है, एफ इज़ इक्वल टू एम इंटू ए। ये न्यूटन का सेकंड लॉ को डिफाइन करता है ये फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा आपको, अगर यूनिट ऑफ फोर्स में कैलकुलेट करना चाहता हूँ इस फार्मूले से, वैसे फोर्स की यूनिट तो होती है न्यूटन, ठीक है, लेकिन यहाँ से कैलकुलेट अगर करना चाहता हूँ तो देखिए मास की होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो यहाँ से हमें मिलता है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड, या हम न्यूटन भी बोलते हैं। तो फोर्स को हम किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड या न्यूटन में मेज़र करते हैं, और जब न्यूटन में मेज़र करते हैं तो इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली गिव्स अस द मेथड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एज ए प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो हमें फोर्स कैलकुलेट करने का एक तरीका बताता है, जबकि हमें किसी पर्टिकुलर बॉडी का मास और उसमें प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन पता हो। क्लियर, तो ये न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला है, एफ इज़ इक्वल टू एम इंटू ए, आपको याद रखना है। ठीक है, अब न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी डेराइव कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज़ इक्वल टू एम इंटू ए। हमें पता है
अब सपोज़ एम ए क्या हो गया वी माइनस यू बाई टी, क्लियर। सो सपोज़ यहाँ पर थोड़ा सॉल्व किया हमने तो इसको टी इधर ट्रांसफ़र हुआ, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, क्लियर। अब यहाँ पर सपोज़ हमने जैसे फर्स्ट लॉ में पढ़ा है कि अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। इट मीन्स कि उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए, क्लियर। तो अगर मैं फोर्स की वैल्यू को ज़ीरो यहाँ पर रख दूँ, फोर्स की वैल्यू को सपोज़ हमने क्या कर दिया यहाँ पर ज़ीरो पुटअप कर दिया। सो फोर्स की वैल्यू अगर यहाँ पर आपने ज़ीरो पुटअप कर दी तो ये क्या हो जाएगा ज़ीरो, और ये क्या हो जाएगा एम वी माइनस एम यू। फाइनली हम लिख सकते हैं एम वी इज़ इक्वल टू एम यू, एम से एम कैंसिल, फाइनली आपको मिलेगा वी इज़ इक्वल टू यू। तो आप देख पा रहे हैं कि जब एफ़ की वैल्यू ज़ीरो मतलब फोर्स जब आपने अप्लाई नहीं किया तो वेलोसिटी में चेंज क्या हुआ, नहीं हुआ। मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों की दोनों क्या है, सेम है। सो अगर टाइम कितने टाइम के लिए हम लोग कर रहे हैं, फॉर टाइम टी के लिए, ये सारी बात हो रही है टाइम टी के लिए। So for whatever time t is taken, this means that object will continue moving with the uniform velocity u throughout the time t. If u is ज़ीरो, अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी तो इट मीन्स कि फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी, मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेस्ट में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से न्यूटन सेकेंड लॉ से न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी प्रूफ होता है, क्लियर। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो न्यूटन सेकेंड लॉ से रिलेटेड हैं, जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स आपको सामने नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ अ फील्डर इज़ कैचिंग द बॉल। तो जब भी कोई फील्डर बॉल कैच करता है तो वो अक्सर अपने हाथ को इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन करवाता है। आपने देखा होगा अक्सर क्रिकेट मैचेस के अंदर या पर्टिकुलर जब कोई बॉलर कैच लेता है तो अपने हैंड्स को इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन करवाता है। तो ऐसा क्यों होता है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो चलिए हम देखते हैं। तो जैसा जब हमें पता है कि जब कोई बॉल आती है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। वेलोसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर कोई फील्डर इस बॉल को कैच कर रहा है, इट मीन्स कि वो इस बॉल का मोमेंटम चेंज कर रहा है, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, क्योंकि मास तो फिक्स है। सो बेसिकली यहाँ पर जो फील्डर है वो उस बॉल के मोमेंटम को चेंज कर रहा है। एम इंटू वी का प्रोडक्ट वो है, चेंज कर रहा है। सो चेंज इन द मोमेंटम हमें पता है इस पर्टिकुलर रिलेशन से, जो चेंज इन द मोमेंटम है वो प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा, जितना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स कि इस बॉलर को इस बॉल को रोकने के लिए उतना ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्लियर। तो ज़्यादा एफर्ट अगर लगाएगा तो ये बॉल इसके हैंड्स को हिट करेगी। अब इसको कैसे रिड्यूस किया जाए, तो हमें पता है बेसिकली कि जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। मोमेंटम में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके टाइमिंग को अगर हम इंक्रीज़ कर दें, मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उसके टाइम को अगर हम इंक्रीज़ कर दें, टाइम को इंक्रीज़ कर दें, सो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मीन्स कि बॉल का जो इम्पैक्ट होगा पाम पर वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर होता भी वही है। जैसे ही बॉल हैंड्स के कांटेक्ट में आती है, इस फील्डर की पाम के कांटेक्ट में आती है, सो फील्डर इसके मोमेंटम को चेंज करने के लिए टाइमिंग की वैल्यू बढ़ा देता है। इट मीन्स कि इसे अपने हाथ में रख कर इसकी बॉल के मोशन की डायरेक्शन में कुछ देर तक बॉल को अपने हैंड्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाता है, जिससे इसके मोमेंटम को चेंज करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइमिंग मिल जाता है। और टाइमिंग की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए फील्डर को थोड़े कम एफर्ट लगाने पड़ते हैं, कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है इसके मोमेंटम को चेंज करने के लिए, जिससे इसके हैंड्स पर ज़्यादा हिटिंग नहीं होती बॉल की वजह से। इसी तरह से आप इस बैट्समैन को भी देख सकते हैं। ये बैट्समैन का काम है बेसिकली बॉल के मोमेंटम को चेंज करना। जब भी कोई बॉल बैट्समैन के पास आती है तो उसमें एक वेलोसिटी होती है, ऑब्वियसली उसका एक मोमेंटम है। जब बैट्समैन इस मोमेंटम को चेंज करना चाहता है तो बैट्समैन को इस बॉल को ज़ोर से हिट करना होता है। अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है, बॉल को ज़्यादा ज़ोर से हिट करने से इसका मतलब क्या हुआ कि बॉल और बैट के बीच का कॉन्टैक्ट टाइमिंग बहुत शॉर्ट है, क्लियर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर टाइमिंग शॉर्ट है तो मोमेंटम को चेंज करने के लिए, अगर मोमेंटम चेंज जो करना है हमें उसका अगर टाइमिंग शॉर्ट है तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि बैट्समैन को ज़्यादा ज़ोर से हिट करना होगा। वहीं पर अगर इसके टाइमिंग को बढ़ा दिया जाए, इट मीन्स बॉल और बैट के कांटेक्ट टाइमिंग को अगर बढ़ा दिया जाए तो उसे कम फोर्स से हिट करना होगा बॉल को। तो आप ये देख सकते हैं अक्सर कोई जब बड़ा शॉट मारा जाता है तब ज़ोर से हिट किया जाता है, जबकि अगर कोई कवर ड्राइव या इस टाइप के कोई छोटे शॉट्स होते हैं जो सिंपल सिर्फ बॉल की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, तो वहाँ पर बॉल और बैट के बीच का कॉन्टैक्ट टाइमिंग ज़्यादा होता है। इसीलिए वहाँ पर कभी भी बैट्समैन ज़्यादा ज़ोर से हिट नहीं करते, सिर्फ हल्का सा डायरेक्शन चेंज करके ही बॉल को बाउंड्री तक पहुँचा देते हैं।
इसी तरह से और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। आप एथलीट्स के एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जंप कर रहे हैं एथलीट्स। तो नॉर्मली जो एथलीट्स होते हैं जंप करने के बाद जब अर्थ पर आते हैं तो वो बेसिकली या तो सैंड पर या किसी कुशन बेड पर गिरते हैं। इससे क्या होता है कि ये बेसिकली थोड़े से सॉफ्ट लैंड क्रिएट करवाते हैं, सॉफ्ट लैंड प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे जब ये अर्थ के कांटेक्ट में आते हैं, नीचे गिरते हैं, तो इनका जो टाइमिंग है नीचे गिरने का या इनका स्टॉप होने का, इनकी वेलोसिटी के चेंज होने का जो टाइमिंग है वो इंक्रीज़ हो जाता है। टाइमिंग इंक्रीज़ होने की वजह से ऑब्वियसली फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पर कम हो जाती है। तो डेफिनेटली इनकी बॉडी को ज़्यादा इंजरी नहीं होती। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से चेंज इन मोमेंटम को चेंज करने के लिए अगर हम टाइमिंग बढ़ाते हैं, मोमेंटम को चेंज करने के लिए अगर टाइमिंग बढ़ाते हैं, सो उससे जो फोर्स क्रिएटेड है या फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। क्लियर? सो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। आप कराटे का एग्जांपल ले लीजिए। जब कोई कराटे प्लेयर होता है तो वो बेसिकली अगर किसी ब्रेक वगैरह को तोड़ता है तो देखिए कितना अपने हैंड को फास्ट मोशन करवाते हैं। वो हैंड को फास्ट मोशन करवाने से मतलब क्या होता है, एक्चुअली वो अपने मोमेंटम को ज़्यादा फास्टली चेंज करते हैं। इट मीन्स कि टाइम की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाती है। टाइम की वैल्यू कम होती है तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, और वो ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा फोर्स से किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर मार पाते हैं, जिससे क्या होता है वो ब्रिक जो ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आप डिफाइन करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से। और बेसिकली ये सारे के सारे एग्जांपल्स कहीं ना कहीं फोर्स, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सभी से कांटेक्ट रखते हैं। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप इन वीडियोस को बार बार देखिए। आई श्योरली आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो यू कैन व्हाट्सअप टू मी। एंड अगेन, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सामने जो फेस आइकॉन दिख रहा है आप इस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर के जो भी लेक्चर्स हैं वो आप तक ईजिली पहुँच सकें। थैंक यू।